today we are going to discuss about the physiology of respiratory system. अभी हमने इससे पहले क्या देखा था? एनाटॉमी. एनाटॉमी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था, कवर कर लिया था. अब हम बढ़ते हैं फिजियोलॉजी की तरफ. देखिए फिजियोलॉजी में सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसे हमने एनाटॉमी में देखा, इसमें क्या होता है? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम. अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ तक है? हमारे जो ये थोरासिक कैविटी है, इससे ऊपर जो भी चीज़ें आती है वो सब आती हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और इसके नीचे जो भी चीज़ें हैं वो सब किस में आती हैं? लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में. अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहाँ से आएगा? नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स. ठीक है. उसके बाद जो नीचे है थोरासिक कैविटी के अंदर क्या आ जाता है? हमारा ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, लंग्स, ये सब हमारे क्या है? लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं. अब हम देखते हैं फिजियोलॉजी में, हम देखते हैं कंडक्टिंग जोन एंड गैसेस एक्सचेंज जोन. कंडक्टिंग जोन की बात करें तो देखिए वो हमारा स्टार्ट होता है नोज से, हमारा नेजल कैविटी, उसके बाद हमारा जो फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रेकिया है, जो हमारे ब्रोंकाई हैं, ब्रोंकियोल्स हैं, ये सब किस में आते हैं? कंडक्टिंग जोन. कंडक्टिंग जोन मतलब क्या है कि ये एयर को कंडक्ट करते हैं टुवर्ड्स एल्वियोलाई. एल्वियोलाई तक ये एयर को क्या करते हैं? कंडक्ट, भेजते हैं. इनका फंक्शन क्या होता है? अब कंडक्टिंग जोन का फंक्शन क्या है कि ये क्या करेगा? फिल्टर करेगा, एयर को प्योरीफाई करेगा, वार्म करेगा, मॉइस्चर देगा. ठीक है. ये क्या करता है? कंडक्टिंग जोन, इट फिल्टर्स द एयर, प्योरीफाइज इट एंड इट प्रोवाइड वार्मथ अकॉर्डिंग टू द बॉडी टेम्परेचर. हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उस हिसाब से एयर को कम ज़्यादा करता है. एंड देन ये मॉइस्चर प्रोवाइड करता है. जैसे सर्दियों में बहुत ठंडी हवा होती है, जो हम इनहेल करते हैं तो बहुत कम टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को ये बढ़ाता है. प्लस उसमें जो सर्दियों में जो हवा होती है वो थोड़ा सा उसमें नमी कम होती है, सूखी होती है बहुत ज़्यादा, तो उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, क्योंकि ड्राई एयर हमारे एयरवेज को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं. ठीक है. ये काम किसका है? कंडक्टिंग जोन का. नेक्स्ट अगर हम बात करें गैसियस एक्सचेंज जोन और रेस्पिरेटरी जोन, मल्टीपल नाम है इसके. ठीक है. इसमें क्या आते हैं? इसमें हमारे आते हैं रेस्पिरेटरी, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट्स, एल्वियोलाई, ये सब किस में आते हैं? हमारे गैसियस एक्सचेंज जोन में. ठीक है. ये क्या काम करते हैं? इनका नाम सजेस्ट कर रहा है, ये गैस एक्सचेंज करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर, ऑक्सीजन को अंदर. ये जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है ये सब कहाँ से स्टार्ट हो गया? रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, वहाँ से क्या निकलते हैं? एल्वियोलर डक्ट्स. एल्वियोलर डक्ट्स में क्या है? हमारी एल्वियोलाई सैक्स, जिसमें हमारी एल्वियोलाई प्रेजेंट है. एल्वियोलाई मेन यूनिट है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होती है. ठीक है. एल्वियोलाई क्या है? मेन यूनिट है. नेक्स्ट अगर हम देखते हैं जो हम इंस्पिरेशन करते हैं, लेट्स सी इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. अगर हम बात करते हैं इंस्पिरेशन की, अगर हम बात करते हैं तो देखिए इंस्पिरेशन मतलब जो हम सांस अंदर लेते हैं, ब्रीद इन, दिस इज इंस्पिरेशन. ब्रीद आउट, दिस इज एक्सपिरेशन. इंस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो जब इंस्पिरेशन करते हैं उसमें मेन जो मसल्स हैं वो हमारी क्या है? डायफ्राम प्लस एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स. डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स. और जो एक्सेसरी मसल्स होती हैं, मतलब जो इनके साथ में और फंक्शन कर सकती है इफ नीडेड, अदरवाइज नहीं करती हैं, उनमें हमारा क्या आता है? स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल्स एंड स्केलीन मसल्स. स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल एंड स्केलीन मसल्स. स्केलीन मसल्स 3 होती है पैर में, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मिडिल. वैसे ही स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल भी हमारा इस रीजन में प्रेजेंट होती है. डायग्राम के थ्रू आपको पता चल गया होगा. एंड स्केलीन मसल्स भी, ये क्या है? एक्सेसरी मसल्स हैं, एक्स्ट्रा मसल्स हैं. ठीक है. जब हम बहुत ज़्यादा डीप इंस्पिरेशन करते हैं तब ये काम आती हैं. अगर हम बात करें जो इंस्पिरेशन है, ये क्या है? ये एक एक्टिव प्रोसेस है. एक्टिव प्रोसेस का मतलब है कि हमारी बॉडी की एनर्जी यूज होती है, ATP यूज होता है वाइल इंस्पिरेशन. तो ये क्या है? ये एक एक्टिव प्रोसेस है. अब इंस्पिरेशन बेसिकली होती कैसे है? देखिए
हमारा जो डायफ्राम है वो ऐसा डोम शेप का होता है, जैसे यहाँ हमारे लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है, डायफ्राम ऐसा डोम शेप का है। हाँ, इसको हम इस तरफ दिखाते हैं, जैसे ये डायफ्राम है, ऐसे डोम शेप का मसल है ये। अब ये डोम शेप का मसल जो इस तरीके से है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, देखो ये डोम शेप है रिलैक्स्ड पोजीशन, जब ये ऐसे सीधा हो जाता है, ऐसे लगभग ऑलमोस्ट, या हल्का सा कर्व बचता है, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन। ये कॉन्ट्रैक्टेड डायफ्राम है, ये रिलैक्स्ड डायफ्राम है। रिलैक्स्ड डायफ्राम आर्क की तरह दिखता है, कॉन्ट्रैक्टेड ऐसा थोड़ा सीधा हो जाता है। अब मुझे बताइए, जब ये सीधा हो जाएगा तो ये क्या लंग्स भी नीचे की तरफ नहीं आ जाएंगे? ये लंग्स भी ऐसे नीचे की तरफ आ जाएंगे। वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने से क्या होता है, अगर मुझे ये बताइए वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या करता है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर हमारा वॉल्यूम बढ़ गया लंग्स का, मेरा डायफ्राम जो पहले इस तरीके से था अब वो सीधा हो गया है, तो जो उसके ऊपर लंग्स थे वो भी नीचे आ गए हैं, उससे क्या हुआ है, वॉल्यूम बढ़ गया है, मेरे लंग्स का इतना एक्स्ट्रा वॉल्यूम बढ़ गया है। वॉल्यूम बढ़ा है तो मतलब प्रेशर कम हो जाएगा, ये हर जगह है, यूनिवर्सल लॉ है। वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या हो गया, प्रेशर हो गया कम। अब प्रेशर कम है और बाहर जो एटमॉस्फेयर है उसमें प्रेशर ज़्यादा है, ये जो मेरा एटमॉस्फेयर है उसमें प्रेशर ज़्यादा है, लंग्स में प्रेशर कम है, तो एयर कहाँ से मूव करती है, जहाँ प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से जहाँ प्रेशर कम है वहाँ मूव करती है। तो एयर कहाँ आएगी, एटमॉस्फेयर से लंग्स में आएगी। अब जो ये हमारे लंग्स में एयर आई है, गैसेस एक्सचेंज हुआ, ये प्रोसेस क्या है, इंस्पिरेशन। सीधा सीधा क्या हुआ, मेरे डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल क्या हुए, डायफ्राम नीचे की तरफ, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरा लंग का वॉल्यूम बढ़ गया। ऊपर की तरफ आया तो आगे की तरफ वॉल्यूम बढ़ा, डायफ्राम नीचे की तरफ चला गया कॉन्ट्रैक्ट करके, तो लंग्स का वॉल्यूम ऐसे नीचे की तरफ भी बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर हो गया कम। अब जब प्रेशर कम होगा तो प्रेशर मूव करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर कहाँ हो गया, एटमॉस्फेयर में। लो प्रेशर हो गया मेरे लंग्स में, तो एयर कहाँ से आएगी, एटमॉस्फेयर से मेरे लंग्स में आएगी। ये क्या है, इंस्पिरेशन। अगर हम इसी तरह समझें एक्सपिरेशन, अब हम समझते हैं एक्सपिरेशन को। देखो जो एक्सपिरेशन है वो है एक पैसिव प्रोसेस। पैसिव का मतलब है कि उसमें कोई भी जो हमारा एनर्जी है वो यूज़ नहीं होती, ठीक है, कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं होगी। बस क्या है, डायफ्राम जो मेरा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो अपने आप थक कर ऊपर आ गया, उसमें कोई एनर्जी नहीं लगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम समझेंगे, इसीलिए ये क्या है, पैसिव प्रोसेस। इसमें एनर्जी यूज़ नहीं होती क्योंकि डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करने में तो एनर्जी चाहिए, लेकिन इसको रिलैक्स करने में कोई एनर्जी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर अपनी मुट्ठी को आप जोर तरीके से बंद करेंगे तो आपको फील होगा कि आप एनर्जी लगा रहे हैं, लेकिन उसे आप छोड़ दें ऐसे तो मतलब आप इसमें कोई एनर्जी नहीं लगा रहे हैं। तो उसी तरह डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट होने में तो एनर्जी चाहिए, पर अपनी नेचुरल पोजिशन में आने में कोई एनर्जी नहीं चाहिए। तो ये क्या है, पैसिव प्रोसेस है। अब इसमें हमारी मसल्स क्या क्या यूज़ हुई, डायफ्राम अपना क्या हुआ, नॉर्मल पोजीशन में आ गया। लेकिन अगर मैं फोर्सफुल एक्सपिरेशन करूं, मतलब जैसे मैंने सांस ली, सांस छोड़ दी नॉर्मली, अब मैं और ज़्यादा सांस छोड़ूं बाहर, ये जो फोर्सफुल एक्सपिरेशन मैंने की उसमें क्या क्या काम आता है, मेरा डायफ्राम तो काम आएगा ही, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल ये भी काम आती हैं, और एब्डोमिनल मसल्स ये भी क्या आती हैं, ये भी काम आती हैं। एक्सपिरेशन के टाइम में मेरा डायफ्राम नॉर्मली, अगर मैं फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर रही हूँ, मैं और ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा सांस बाहर छोड़ रही हूँ, तो ये दोनों भी काम में आती हैं फोर्सफुल एक्सपिरेशन में। और ये फोर्सफुल एक्सपिरेशन जो है ये भी क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। नॉर्मल सांस छोड़ रही हूँ तो मेरी बॉडी को एनर्जी नहीं चाहिए क्योंकि लंग्स अपनी नॉर्मल जगह आए हैं, डायफ्राम नॉर्मल जगह आया है। लेकिन अगर मैं और ज़्यादा अपने लंग्स को और ज़्यादा कम कर रही हूँ एयर छोड़ के, तो उसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए। फोर्सफुल एक्सपिरेशन इसीलिए क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। अब देखिए, अगर मेरा जो ये कॉन्ट्रैक्टेड डायफ्राम है ये वापस से, ये लंग्स नीचे आ गए थे, अब वापस से ये डायफ्राम ने लंग्स को ऊपर की तरफ पुश किया और अपनी नेचुरल जगह आ गया वापस, तो इससे वॉल्यूम क्या हुआ, कम हो गया, क्योंकि पहले जो लंग्स यहाँ नीचे तक आए हुए थे अब ये वापस अपनी जगह आ गए, तो वॉल्यूम हुआ कम। वॉल्यूम कम मतलब प्रेशर होगा ज़्यादा। लंग्स में जैसे ही प्रेशर ज़्यादा हुआ, एटमॉस्फेयर का प्रेशर हो गया कंपैरेटिवली कम, तो एयर कहाँ जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी लंग्स के अंदर से बाहर। ये क्या है, मेरा
एक्सपिरेशन, लंग की वॉल्यूम कम हो गई क्योंकि सारी चीज़ें वापस अपनी जगह आ गई हैं। वॉल्यूम कम मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। अब प्रेशर बढ़ने से एटमॉस्फेयर के प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया, जिस वजह से एयर हमारे लंग्स को छोड़कर आ जाएगी बाहर एटमॉस्फेयर में। वो क्या है मेरा एक्सपिरेशन। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।